गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी क्लास 12th फिजिक्स के स्टार्ट कर रही हैं। क्लास फिजिक्स के अंदर हम पूरी की पूरी बुक्स का डिस्कशन करेंगे। अपनी जो फर्स्ट बुक है वो पूरी की पूरी स्थिर वैद्युतिकी यानी कि आवेश के ऊपर डिपेंडेड है। स्थिर वैद्युतिकी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जबकि हमारी दूसरी बुक प्रकाश प्रकाश के वेग, प्रकाश की गति, इलेक्ट्रॉनिकी और अदर मटेरियल्स के ऊपर डिपेंडेड है। वो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट बुक है वो पूरी की पूरी स्थिर वैद्युतिकी के ऊपर, प्लस उसके अंदर आएगा बेटा एक मैग्नेट के बारे में, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बेटा हमारा स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी स्थिर वैद्युतिकी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वर्डिंग है बेटा हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तात्पर्य ये है कि जिसके अंदर, नाम के अंदर ही हमारा एक वर्ड छुपा हुआ है स्थिर, मतलब कि बिल्कुल जिसके अंदर हर मटेरियल क्या होगा, स्थिर होगा। वैद्युतिकी से तात्पर्य है जिसके अंदर आवेश के बारे में अध्ययन करना। पूरा का पूरा जो मीनिंग निकल के आता है हमारे पास, वो ये निकल के आता है कि स्थिर आवेशों के बारे में, स्थिर आवेशों के बारे में, स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करना। स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करना स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो परिभाषा अपने को बुक का जो नेम है वो यहीं से स्टार्ट है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है स्थिर, और वैद्युतिकी का मतलब है आवेशों के बारे में। जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाती है, हमारी स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान कहलाएगी हमारी। ठीक है बेटा, यहां तक आप समझ में आ जाएगा आपको। अब हमारा जो आगे का टॉपिक है वो ये है कि स्थिर वैद्युतिकी के अंदर, अब हमने एक वर्ड बोला है स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। हमें ये पता चल गया। अब एक टॉपिक आता है, अगर हमारा आवेश गतिशील होगा तब क्या होगा। अगर हमारा आवेश क्या करेगा, एक समान वेग से गति करेगा, तब क्या क्या मटेरियल आएंगे। तो हमारा एक ही मकसद है कि हमने ये देखना है कि आवेश अगर स्थिर अवस्था में है तब क्या मटेरियल देगा, अगर आवेश हमारा गतिशील अवस्था में तब हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, या हम उससे क्या निष्कर्ष निकाल पाएंगे, या हमारा जो आवेश है वो एक समान वेग से गति करेगा तब हम इसके बारे में अध्ययन कर पाएंगे। ये हमारा मेन टॉपिक है इसके ऊपर। तो देखो बेटा, मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूं। देखो, हम इसको 3 डिवाइडेशंस में लेंगे बेटा। फर्स्ट, जब आवेश स्थिर अवस्था में होते हैं, जब आवेश स्थिर अवस्था में होते हैं वह केवल अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये हमारा मेन पॉइंट रहता है बेटा, कि जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो वह अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है बेटा, कि जब आवेश क्या है, स्थिर अवस्था में है, तब वो क्या करता है, अपने चारों तरफ केवल और केवल
विद्युत क्षेत्र मानने के लिए हमने ये देखा, हमारा एक छोटा सा आवेश है, ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक छोटा सा एक विद्युत क्षेत्र का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। क्योंकि इस चैप्टर के हम अंदर सिर्फ और सिर्फ आवेश के बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं। पहला पॉइंट ये आ जाता है। दूसरा पॉइंट ये आता है, जब आवेश एक समान वेग से गति करता है, जब आवेश एक समान वेग से गति करता है तो वह अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इसके बारे में आपने छोटी कक्षाओं में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है बेटा। और वो जो अध्ययन किया था आपने, ओरस्टेड का नियम था बेटा, ओरस्टेड के नियम के ऊपर बेस होता था। ओरस्टेड के नियम में हमने यही पढ़ा था कि एक वायर के अगर चारों, अब हम क्या करते हैं, अगर एक वायर के अंदर धारा प्रवाहित करवाते हैं तो उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड जरूर उत्पन्न होता है। देखो बेटा, एक समान से मतलब है जब आवेश, इसका तात्पर्य ये है कि उसका जो वेग है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा या 20 मीटर प्रति सेकंड, अगर वो इस हिसाब से क्या करता है बेटा, गति करता है लगातार, तो वो गति कौन सी होगी, एक समान। कहने का तात्पर्य है कि अगर वो 20 किलोमीटर प्रति हावर के स्पीड से चलता है तो उसी हिसाब से चलेगी। अगर वो 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा है तो इसी हिसाब से चलता रहेगा। ये जो गति होती है, हमारा जो आवेश है वो क्या करता है, वैद्युत प्लस क्या उत्पन्न करता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। इंग्लिश के अंदर इसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको बोलते हैं हम बेटा मैग्नेटिक फील्ड। तो वह अपने चारों तरफ क्या करेगा बेटा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा और दूसरा क्या करेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। तीसरा हमारा पॉइंट ये आता है, जब आवेश त्वरित गति करता है, जब आवेश त्वरित गति करता है तो वह अपने चारों तरफ देखो बेटा, वैद्युत तो क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही करेगा, प्लस चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और एक और चीज उत्पन्न करता है जिसको हम कहते हैं बेटा विकिरण। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आवेश विकिरण के बारे में हमारी पूरी बुक है बेटा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब पूरी की पूरी बेटा एक चैप्टर आएगा, हम उसके बारे में, विकिरण के बारे में स्टडी कर पाएंगे उसके ऊपर। तो ये पॉइंट निकल के आता है कि जब आवेश हमारा क्या है, त्वरित गति करता है तो वह अपने चारों तरफ वैद्युत प्लस चुंबकीय प्लस विकिरण उत्पन्न करेगा। तो यानी कि एक निष्कर्ष ये निकल के आता है, जब हमारा आवेश क्या है, स्थिर अवस्था में है, तो वह केवल अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र को। लेकिन अगर हमारा आवेश क्या बेटा, एक समान वेग, लगातार आवेश का जो वेग है वो एक समान है, तब वो क्या करेगा, वैद्युत प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आवेश क्या है बेटा, त्वरित गति करता है। अब त्वरित गति से क्या तात्पर्य है बेटा, त्वरित गति से तात्पर्य ये है, जैसे कि आपने त्वरण की परिभाषा पढ़ रखी है बेटा, कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरित गति से मतलब यही है कि लगातार जो आवेश का मान है वो
हर एक सेकंड या हर एक मिनट के अंदर लगातार क्या हो रहा है बेटा, परिवर्तित हो रहा है, वही हमारी गति कौन सी होती है बेटा, त्वरित गति। यहां पर चाहे लिख भी देंगे समय के साथ वेग में परिवर्तन, यानी कि हर सेकंड के ऊपर क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता रहे। तो ये 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट उठाया बेटा, वो वर्ड है बेटा स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी से तात्पर्य यह है कि जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है हमारी बेटा, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब हमने स्थिर वैद्युतिकी से बात देखी कि आवेश, क्योंकि वैद्युतिकी का तात्पर्य था कि आवेशों के बारे में अध्ययन। अब आवेश, अगर हमारे आवेश क्या होते हैं, गतिशील, स्थिर और एक समान त्वरित गति, यानी कि त्वरित गति करते हैं और एक समान वेग से गति करते हैं, तो क्या क्या अपने चारों तरफ उत्पन्न करते हैं, वो हमने इन पॉइंटों के ऊपर डिस्कशन कर ली है बेटा। उम्मीद है आपको बेटा समझ में आया होगा ये टॉपिक। अब हम इतनी देर से एक वर्ड को बोलते आ रहे हैं बेटा, आवेश। आवेश क्या चीज है, इसके बारे में क्या हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में हम बेसिकली आज स्टडी करेंगे। फिर कल से अपने लाइव आपको आने की प्रयास है कि अपने लाइव आकर के डिस्कशन करें टॉपिक्स के बारे में, ताकि हमारा टॉपिक्स क्लियर हो सके बिल्कुल सही ढंग से। तो अब हम एक पॉइंट नाम डालते हैं बेटा, आवेश। आवेश इंग्लिश में इसको नाम दिया जाता है बेटा चार्ज। इंग्लिश में इसका नेम है बेटा चार्ज। आप सभी बच्चों ने आवेश की परिभाषा पढ़ रखी है कक्षा 11 के अंदर। कक्षा 11 में नहीं तो कक्षा 10 के अंदर आपने आवेश की परिभाषा जरूर पढ़ी है बेटा कि आवेश क्या होता है आपका। फिर भी नहीं पढ़ी तो एक बार अपने आज लिख लेते हैं बेटा, आवेश की परिभाषा क्या होती है बेटा। तो यह पदार्थ का मूलभूत गुण है, मूलभूत गुण है जिसे से अलग नहीं किया जाए। नहीं जा सकता। या बहुत सारी बेटा किताबें हैं, अलग अलग अपनी परिभाषाएं देती हैं बेटा। तो ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से ये बल है बेटा, जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव होता है। ये भी हमारी क्या कहलाते हैं बेटा, आवेश। लेकिन हमारी एक सिंपल सी बेसिक सी परिभाषा है कि यह पदार्थ का मूलभूत गुण है जिसे पदार्थ से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद आप क्या करते हो, आवेश के बारे में प्रकार आते हैं बेटा। आवेश के प्रकार बहुत बार आप पढ़ते हो, पढ़े भी होंगे कि आवेश के प्रकार क्या हैं। आवेश के प्रकार आप सभी को बेटा पता है, आवेश के कितने प्रकार हैं, बहुत अच्छे ढंग से जानते हो। तो आवेश मुख्यतः बेटा 2 प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पॉजिटिव चार्ज। नंबर सेकंड है बेटा ऋणावेश, जिसको कि हम बोलते हैं बेटा नेगेटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये हमारे दो वर्ड हैं बेटा, धनावेश और ऋणावेश। आज तक आपने सिर्फ ये पढ़े हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। लेकिन कौन सा आवेश धनावेश है, कौन सा आवेश हमारा ऋणावेश है, इसके बारे में हमें आज तक अच्छी बात है अगर पता है, नहीं पता तो आज हम इसी के ऊपर स्टडी करेंगे बेटा कि हाँ हमारा आवेश कितने प्रकार के हैं। अगर कोई आवेश धनावेश है तो क्या कौन सा आवेश होगा, अगर कोई आवेश ऋणावेश है तो कौन सा आवेश हमारा क्या हो पाएगा बेटा, ऋणावेश। देखो बेटा, जो धनावेश होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। और जो हमारा ऋणावेश है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को ही ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। अब इसको अपने एक एग्जांपल से समझेंगे कि धनावेश कौन सा है और ऋणावेश कौन सा है हमारा। हम ये समझेंगे कि हमारा कौन सा चार्ज धनावेश है और कौन सा ऋणावेश है बेटा। तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। तो हम अब बात करते हैं बेटा कि धनावेश कौन सा है और ऋणावेश कौन सा है। तो आवेश के बारे में हमने ये परिभाषा पढ़ ली कि आवेश क्या है बेटा, पदार्थ का मूलभूत गुण है जिसे पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता। अब आवेश कितने प्रकार के हैं हमने पढ़ा, दो प्रकार के, कौन कौन सा, धनावेश और ऋणावेश। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा आवेश धनावेश है और कौन सा आवेश हमारा ऋणावेश है। इसके ऊपर हमारी अब की स्टडी रहेगी बेटा। तो देखो बेटा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपने दैनिक जीवन में भी इसको पढ़ा होगा, यानी कि बहुत अपनी छोटी कक्षाओं में भी इसके बारे में अध्ययन करा होगा। जैसे कि नंबर 1 एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, इसके ऊपर अपने एग्जांपल में नेम लेते हैं बेटा अपने NaCl। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं एक तरफ तो बेटा Na और एक तरफ लिखता हूं बेटा मैं Cl। Na को बेटा हिंदी में बोलते हैं बेटा अपने सोडियम, और Cl का मीन्स है बेटा क्लोरीन। अब हमारा ये पॉइंट आता है कि Na के अंदर परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, 11। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा इसके अंदर, 11। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 17। इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं बेटा, 11। इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 17। अब देखो, हमने बेसिकली इन चीजों के बारे में स्टडी भी करी हुई है कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है वो धनावेश बन जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है बेटा, ग्रहण कर लेता है, वो क्या बन जाता है, ऋणावेश बन जाता है। तो देखो, अब हमारे सोडियम भाई साहब क्या कहते हैं, सोडियम भाई साहब एक वर्ड कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मेरे को स्थायित्व ग्रहण करनी है तो मेरे को या तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दूं। और पता हमें कैसे चला कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर पा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के लिए हमें पता ये चला क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जानते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास के अंदर हमें यह पता चलता है कि किसी भी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन का निर्धारण करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ बेटा 2n²। अब इस फॉर्मूले से हम ये पता चल सकता है कि प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, द्वितीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, और तृतीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हमें पता है कि जो प्रथम कक्षा के अंदर है
वो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जबकि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब अगर हमें यह पता चल जाए कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दूसरी में 8 हैं और थर्ड में हमें पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब ही हमारा विन्यास कंप्लीट हो पाएगा। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 11। हमें ये चाहिए कि हमारा एक और रूल है केमिस्ट्री का, चाहे किसी भी अपने कह लें साइंस के अंदर, इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, परमाणु क्या चाहेगा कि हाँ कोई भी जाएगा कि अष्टक पूर्ण हो जाए, हमारा अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। ये चाहता है कि मेरे पास में 7 और इलेक्ट्रॉन आ जाएं। अगर इसको 7 और इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, लेकिन कर तो ले, लेकिन हमारा एक रूल यहां पर काम नहीं करता। हमारा रूल ये कहता है कि 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चार से ज्यादा इलेक्ट्रॉन न तो कभी भी त्यागे जा सकते हैं और न ही ग्रहण किए जा सकते हैं बेटा। तो यानी कि या तो 4 हो इलेक्ट्रॉन या 4 से क्या हो बेटा, ज्यादा हो, 4 या 4 से ज्यादा। तो देखो बेटा 4 से ज्यादा वाला तो रूल यहां पर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर 4 हो या 4, बस मैक्सिमम कितना होना चाहिए बेटा, 4 ही होने चाहिए बेटा। पहला पॉइंट तो यह आता है कि 4 ही हो, 4 से ज्यादा वाला हमारा काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्योंकि अगर 7 आएगा तो हमारा रूल काम कर पाएगा, तो 4 या 4 से, तो अपनी इस लाइन को क्या लिखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग सकता है। मैक्सिममली बेटा या तो ग्रहण कर सकता है या क्या कर सकता है बेटा, त्याग सकता है। अब इसको कितने और चाहिए बेटा कि अष्टक पूर्ण कर ले, अगर इसके पास में 8 और इलेक्ट्रॉन आ जाएं, सॉरी बेटा 7 इलेक्ट्रॉन और आ जाएं, तो ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। और इधर इसको कितने चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि 18 हो जाएंगे फिर ये अष्टक पूर्ण कर लेगा। तो देखो अब 7 तो आने बेटा पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या करता है, Na क्लोरीन भाई साहब के साथ साझा कर लेता है और क्या कहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता हूं, आपको त्याग देता हूं। जैसे ही ये Na एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो Na के ऊपर क्या आ जाता है बेटा, इसका परमाणु क्रमांक नहीं बदलेगा, Na के ऊपर आ जाता है बेटा प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया बेटा, इसने त्याग कर दिया। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 10। और प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होते, वो कितने रहे बेटा, 11। अब हमने देखा बेटा क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाता है बेटा, क्लोरीन के ऊपर आता है माइनस, बिकॉज इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। और इलेक्ट्रॉन कितने बन जाते हैं, 18, और प्रोटॉन कितने रहते हैं बेटा, 17। तो सिंपल सा ये पॉइंट निकल के आता है कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो हमेशा कौन सा होगा बेटा, आवेश धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, ऋणावेशित हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक यहां तक का समझ में आया होगा बहुत अच्छे ढंग से, कि हमने अभी तक पढ़ा स्थिर वैद्युत की, जिसके अंदर स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। फिर हमने देखा आवेश अगर स्थिर अवस्था में है तब क्या उत्पन्न करता है, आवेश गतिशील अवस्था में है तब क्या उत्पन्न करता है, आवेश एक समान वेग से गति करता है तब क्या करेगा, आवेश त्वरित गति करेगा तब क्या उत्पन्न करता है। तो अभी तक जो हमारी स्टडी थी वो ये थी बेटा कि अगर आवेश हमारी क्या है, एक समान वेग से गति कर रहा है तो विद्युत प्लस चुंबकीय, अगर आवेश स्थिर है तो वैद्युत, और अगर आवेश क्या है बेटा, गतिशील मतलब त्वरित गतिशील अवस्था में है तो वैद्युत चुंबकीय प्लस विकिरण उत्पन्न कर रहा है। फिर हमने आवेश की परिभाषा पढ़ी, आवेश की हमने परिभाषा पढ़ ली। आवेश क्या पदार्थ का मूलभूत गुण है जिसे हम पदार्थ से अलग नहीं कर सकते। फिर हमने पढ़ा आवेश 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से, धनावेश और ऋणावेश।
धनावेश वो आवेश है जो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते बेटा, त्याग। और ऋणावेश कौन है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा बेटा, ग्रहण कर लेता है। एग्जाम्पल हमने आपके सामने रख दिया बेटा NaCl का, इसीलिए Na को प्लस और Cl को क्या बोला जाता है बेटा, माइनस बोला जाता है। उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, तो हम आगे की बात करते हैं और इसकी। अब ये टॉपिक आता है बेटा, आवेश का मात्रक क्या है। आवेश का मात्रक, सभी को ध्यान होगा बेटा, आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या है बेटा, कूलाम है बेटा। लेकिन आवेश यहां तक अपने को सीमित नहीं रहना, एक और भी मात्रक है बेटा जो हम विद्युत धारा की परिभाषा से निकाल सकते हैं। बिकॉज हमारे पास में विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है बेटा, आवेश बटे में समय। हमें किसका मात्रक चाहिए बेटा, आवेश का। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बेटा, अगर आवेश बराबर में करें तो ये आता है बेटा विद्युत धारा गुना में समय। और हमारा ये फॉर्मूला, इसको कहते हैं बेटा हम I बराबर में Q अपॉन में T। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है Q बराबर में बनता है बेटा I इंटू T। अब I क्या है बेटा, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है बेटा एम्पियर, और धारा का हम किस में नापते हैं बेटा, सेकंड में। तो एक और मात्रक आता है बेटा एम्पियर इंटू सेकंड। ये भी किसका मात्रक है बेटा, आवेश का ही मात्रक है। अब हमें एक पॉइंट और चाहिए, आवेश की विमा। क्योंकि हमारी 11th क्लास के अंदर हमने विमाओं के बारे में बहुत सारी स्टडी कर रखी है बेटा। विमा, विमा में हमने बेटा देखो, आवेश की जो विमा होती है, हमेशा विमा को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है M0 L0। और देखो बेटा एम्पियर है और समय है, तो T1 और क्या आ जाता है बेटा, A1। ये बन गई बेटा इसकी विमा। अब एक मैं आपको क्वेश्चन लिख के देता हूं यहां पर, और बहुत बार कंपटीशन लेवल के अंदर पूछा जाता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, और आंसर क्या आता है बेटा, फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है बेटा फैराडे। और 1 फैराडे इक्वल होता है बेटा 96,500 कूलाम के बेटा। जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है वो है बेटा फैराडे, और 1 फैराडे है बेटा 96,500 कूलाम की। सबसे बड़ा मात्रक तो हमें पता चल गया। अब एक पॉइंट और निकल के आता है, ठीक है, बड़ा तो पता चल गया। एक और क्वेश्चन, आवेश का सबसे छोटा मात्रक बताइए। आवेश का सबसे छोटा मात्रक बताइए। तो इसका आंसर भी हमें पता होना चाहिए। इसका मात्रक है बेटा फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक है बेटा फ्रैंकलिन। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो आवेश के बारे में सर्वप्रथम स्टडी करी थी वो किसने बताई थी बेटा, फ्रैंकलिन ने बताई थी बेटा। आवेश का मात्रक वैसे कूलाम, कूलाम किस पद्धति में बेटा,
तो इसके ब्रैकेट में भी लिख देंगे बेटा हम। ये है बेटा हमारा SI पद्धति के अंदर, ठीक है बेटा। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, 1 फैराडे 96,500 गुलाम। आवेश का सबसे छोटा मात्रक बताइए, वो है बेटा फ्रैंकलिन। और एक और यहां पर क्वेश्चन लिख देते हैं बेटा अपने। देखो बेटा आगे का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन ये बनता है कि आवेश का CGS पद्धति में मात्रक बताइए। CGS पद्धति में मात्रक बताइए। देखो बेटा ये हर छोटे छोटे बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे ना, तो हमें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आगे के लिए, खास करके क्योंकि किसी भी लेवल के ऊपर आप जाकर के स्टडी करोगे, ये बेसिक्स जब तक आपके रेडी नहीं होंगे तब तक आपका काम नहीं सेट बैठेगा। सिंपल सा कहने का मीन्स आपको कोई भी कंपटीशन लेवल है उसके लिए बेसिक चीजें आनी चाहिए। आवेश का CGS पद्धति में जो मात्रक है वो है बेटा स्टेट कूलम। आवेश का CGS पद्धति में मात्रक क्या है बेटा? स्टेट कूलम। ठीक है, ये बेसिक है। आपकी डेफिनेशंस बिल्कुल आपके सामने लिखी हुई है, आपको क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं बेटा बिल्कुल 1 बाय 1। अब एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, क्वेश्चन वाइज ही चलेंगे तो बेटर रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन, 1 कूलम का मान कितने स्टेट कूलम के बराबर होता है? तो ये होता है बेटा हमारे पास, इसका आंसर लिखते हैं अपने, और आंसर ये है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। यानी कि ये वैल्यू किसकी है? 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। ये वैल्यू है बेटा 1 कूलम का मान कितने स्टेट कूलम के बराबर में होता है। तो ये वैल्यू है बेटा हमारी 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। एक क्वेश्चन और लिखवाता हूं बेटा मैं आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन और चलेगा। वो क्वेश्चन ये है कि 1 आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक बेटा, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, और जो 1 कूलम होता है इसको बेटा EMU भी कहते हैं, और जो 1 कूलम है वो 1/10 EMU के बराबर में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1/10 EMU। ये जो है बेटा सारे के सारे क्या है बेटा? आवेश के मात्रक हैं पूरे के पूरे। इनकी जो हमने पॉइंट बताया, आवेश, आवेश का मात्रक, फिर हमने बताया आवेश की विमा, आवेश का SI पद्धति में मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का CGS पद्धति में मात्रक, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक है। ये हमारे बेसिक बेटा मात्रक हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखो बेटा बेसिक में हमने आज क्या किया है, सिंपल सा 2 ही डेफिनेशंस करी हैं बेटा अभी तक। बेसिक कर रहे हैं और भी बहुत बेसिक करते हैं बेटा इसी का ही अपने। तो ये आपके सामने है। ये मात्रक जब तक अपने को पता नहीं होंगे तब तक की स्टडी हम नहीं कर पाएंगे बेटा। सिंपल सा पॉइंट तो ये है। अब और भी कुछ वैल्यूज जो हमें याद रखनी है क्वेश्चंस लेवल के ऊपर, वो है बेटा हमारी कि 1 माइक्रो कूलम। देखो बेटा अपने थे 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो, इसको अपने कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, माइक्रो कूलम। इसकी वैल्यू होती है बेटा हमारे पास 1 माइक्रो, चलो अपनी इसकी वैल्यू भी लिख लेंगे, 1 मिली कूलम। मिली को हम दर्शाएंगे बेटा स्मॉल m से, और ये C आ गया बेटा, ठीक है। फिर 1 पिको कूलम,
वैसे तो बेटा इसको सीक्वेंस वाइज में रख लेते हैं, चलो पिको की जगह अपने ले लेते हैं बेटा अपने 1 नैनो कूलम, और इसकी वैल्यू होगी बेटा, नैनो को n से और c से दर्शा देंगे बेटा, फिर आ जाएगी बेटा 1 पिको कूलम, और इसको दर्शा देंगे स्मॉल p और कैपिटल C के साथ। देखो बेटा इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। 1 माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है बेटा 10 की पावर माइनस 6 कूलम। 1 मिली, मिली का मतलब है बेटा 10 की पावर माइनस 3 कूलम। और 1 नैनो का मतलब होता है नैनो, देखो नेम में ही छुपा है 10 की पावर माइनस 9 कूलम। की पावर माइनस 9 कूलम। और 1 पिको, पिको का मतलब होता है बेटा 10 की पावर माइनस 12 कूलम। ये कुछ एक वैल्यूज हैं जो हमें बेटा याद रखनी पड़ेगी इसके लिए, स्पेशली खास करके 1 माइक्रो 10 की पावर माइनस 6, 1 मिली 10 की पावर माइनस 3, 1 नैनो, नैनो में तो 9 ही छुपा हुआ बेटा 10 की पावर माइनस 9, और 1 पिको, पिको का मतलब है 10 की पावर माइनस 12 कूलम। ये कुछ एक वैल्यूज हमें याद रखनी है। अब बेटा इसके बाद जो एक पॉइंट आता है वो ये पॉइंट आता है कि हमने जो आवेश की स्टडी करी है बेटा, आवेश की स्टडी हमने सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर करी बेटा, कूलम के। हमने क्या करी बेटा, आवेश, हमने आवेश को दो भागों में भागा, धनावेश और ऋणावेश। और मैंने सिर्फ आपको यह पॉइंट बोला जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे बेटा, त्यागे, या जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाए बेटा, ग्रहण कर पाए। मैंने ये बात क्यों नहीं बोली कि जो प्रोटॉन को त्यागे, मैंने ये वर्ड नहीं बोला, मैंने सिर्फ क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके बेटा, त्याग सके या ग्रहण कर सके। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, अगर आपको आंसर पता हो तो पहले आप माइंड में सोचना इसके बारे में, फिर आगे की वीडियोस को देखना स्टार्ट करना कि हाँ हमने क्या रियलिटी में सही सोचा है, ये ऐसा ही हो सकता था। क्वेश्चन ये है कि आवेश का अध्ययन हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पर ही करते हैं। सिद्धांत पर ही करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर ही करते हैं, प्रोटॉन पर नहीं। ये बड़ा ही एक अच्छा क्वेश्चन है कि हम जो आवेश की स्टडी है या जो भी हम धनावेश या ऋणावेश बताते हैं वो केवल और केवल हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर बताते हैं। हम ये नहीं बताते कि प्रोटॉन हो गया या प्रोटॉन नहीं है, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही स्टडी करते हैं। ऐसा क्यों? तो देखो बेटा इसके बारे में सोचना, फिर आगे की वीडियो को देखना कि सर ने हमने क्या बताया आपको। तो देखो बेटा सिर्फ ये है, इसके एक बेसिक सा आंसर है बेटा। बेसिक सा आंसर तो ये है कि हमारे पास में क्या होता है, जो परमाणु है, परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा, प्रोटॉन, और क्या पाया जाता है बेटा, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि हम कक्षाओं में चक्कर, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो आसानी सी बात है, इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। कम ऊर्जा देख करके हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। पहली तो बात ये है। दूसरी बात यह है कि जो प्रोटॉन, प्रोटॉन है वो प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं। किसके द्वारा बेटा? पहला तो इसका आंसर दे सकते हैं कि प्रबल नाभिकीय बल के कारण हम केवल प्रबल नाभिकीय बल के कारण, क्योंकि परमाणु बाहर प्रोटॉन है वो उससे बाहर नहीं निकल सकता नाभिक से। एक तो ये पॉइंट है, ये तो अप्रोक्सीमेटली सभी को ही पता होता है कि हाँ प्रबल नाभिकीय बल द्वारा हम काम कर सकते हैं।
एक और पॉइंट है बेटा जो बड़ा ही मजेदार है, और वो पॉइंट ये है, इनके दो मान होते हैं बेटा। एक तो होता है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। दूसरा होता है बेटा मास ऑफ प्रोटॉन, जो वैल्यू है बेटा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। एक होता है बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता है बेटा 1.66 इंटू 10⁻27 kg। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। हमें सिर्फ दो चीज चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन चाहिए। तो देखो बेटा, इसका आंसर, मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहां पर बता रहा हूं बेटा आपको। इस जगह पर मैं यहां पर लिख दूंगा सेकंड पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट में हम आंसर ये लिखेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है बेटा द्रव्यमान। ME का मतलब है बेटा द्रव्यमान ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान मास ऑफ प्रोटॉन से 1837 गुना कम होता है। पहला तो ये भी लिख सकते हैं, या इसको ओब्लिक लगा करके हम कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन का मान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज्यादा होता है। 1837 गुना ज्यादा होता है। एक पॉइंट ये भी बनता है। तो इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि एक चीज है बेटा 200 ग्राम की और एक चीज है बेटा 2 किलो की, किसको आप आसानी से दूरी तक फेंक सकोगे। तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली यही माइंड में आता है कि हाँ, हम 200 ग्राम की वस्तु को ज्यादा दूर तक और ज्यादा एनर्जी के साथ कम एनर्जी भी लगा करके दूर तक फेंक सकते हैं। तो वही पॉइंट यहां पर है कि मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है। कितना गुना बेटा? 1837 गुना ज्यादा है। तो हमारा, इसीलिए जो हम आवेश की जो स्टडी है वो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पर ही करते हैं, प्रोटॉन के सिद्धांत पर नहीं करते। तो पहला पॉइंट हमेशा दोगे प्रबल नाभिकीय बल के कारण। दूसरा पॉइंट क्या दोगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन से कितना ज्यादा होता है, या सॉरी, मास ऑफ प्रोटॉन का मान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज्यादा होता है। ये भी हमारा पॉइंट है। यहां तक की बात आप सभी जने समझ ही होंगे। आवेश के बारे में बहुत कुछ अपने पढ़ चुके हैं, बहुत स्टडी कर चुके हैं बेटा। ठीक है, कुछ बेसिक बातें हैं, 1 2 3 जो हमें याद रखनी ही पड़ेंगी बेटा। अब आगे के बारे में बात हम करते हैं। क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं कि आवेश में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणावेश होता है। और इसका मान कितना होता है बेटा? इसका मान होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का एक और वैल्यू याद रखनी पड़ेगी बेटा, वो है बेटा हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपने स्टडी करी थी बेटा, जो मान है वो हमें निकला हुआ है मिलिकन द्रव, मिलिकन तेल मॉडल था बेटा पिछले साल। द्रव बूंद मॉडल कह लो बेटा। वहां से अपनों ने इसके बारे में स्टडी स्टार्ट करी थी बेटा, इसका मान निकला था।
ये तो आ गया बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, और प्रोटॉन पर हमेशा क्या होता है बेटा धनावेश, और उसकी भी वैल्यू होती है बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो फिर मेन बात आती है दोनों में अंतर क्या है, ये होता है बेटा ऋणात्मक और ये होता है बेटा धनात्मक। ठीक है बेटा, यहां तक की बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बेटा ऋणावेश होता है। ठीक है, इसकी स्टडी हमने मिल्टन द्रवबुद मॉडल के आधार पर करी थी। और इलेक्ट्रॉन एक आता है बेटा हमारा, ये है प्रोटॉन और ऊपर वाला है बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन। ये हमने आज कुछ बेसिक स्टडीज करी है बेटा। कल जो हमारी स्टडी होगी बेटा वो होगी हमारी, एक तो हम स्टडी करेंगे बेटा आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है बेटा। ये कल हमारा क्वेश्चन रहेगा बेटा, आवेश और द्रव्यमान में दो महत्वपूर्ण अंतर क्या होते हैं बेटा। एक हमारी स्टडी रहेगी बेटा कल के लिए आवेश का क्वांटीकरण, ये भी हम कल स्टडी करेंगे बेटा। एक हम करेंगे बेटा कल के लिए टॉपिक बता रहा हूं पहले से ही आपको, एक करेंगे बेटा हम द्रव्यमान क्षति, कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाएगा त्यागता है, तो हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है तो उसके ऊपर क्या आता है बेटा धनावेश, जबकि ग्रहण करने वाले के ऊपर क्या आ जाता है बेटा ऋणावेश। तो उसके द्रव्यमान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी हम स्टडी करेंगे बेटा इसी से ही। तो कल मिल मिलाकर के हमारे पास में ये टॉपिक निकल के आता है। और भी बेसिक स्टडी करेंगे, और वो ये स्टडी आएगी कि आवेशों के स्थानांतरण की विधियां। आवेशों के स्थानांतरण की विधियां बेसिकली आपने करी भी होंगी बेटा, एक दो एक्सपेरिमेंट तो आपने लाइफ में हमेशा करे ही हैं बेटा। और ये विधियां हैं बेटा मुख्यतः तीन प्रकार की। पहली तो है बेटा घर्षण द्वारा, ये बहुत आपने कर भी रखी है। दूसरी आती है बेटा स्पर्श द्वारा, स्पर्श मतलब दो चीजों को स्पर्श करवा देना बेटा। थर्ड आती है बेटा चालन द्वारा। ये कल की स्टडी का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा। तो एक बात है, हो सके तो कल सभी जने टीच मिंट ऐप है बेटा, ये इस ऐप का नाम है बेटा टीच मिंट ऐप, इसको डाउनलोड कर लेना बेटा सभी जने। तो ही हम आगे की स्टडी कर पाएंगे। और सभी जने स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर देना बेटा, टीचर मत बनना, स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करना। तो कल लिंक भेज दिया जाएगा बेटा आपको, और कंटिन्यू क्लासेस अपने करते रहेंगे, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। आज के लिए धन्यवाद बेटा।